6 करोड़ साल पहले अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सदियों से यहाँ राज कर रहे डायनासोर का एक झटके में सफाया कर दिया। 90% प्रजातियों का अंत हो गया और केवल 10% बची, और फिर वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई। मगर सवाल ये है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? दरअसल सौर मंडल से एक एस्टेरॉइड आया और धरती से टकरा गया। मगर ये अकेला नहीं आया था, बल्कि ये अपने साथ डायनासोर की तबाही लेकर आया था। इससे धरती पर अपना साम्राज्य फैला चुके डायनासोर एस्टेरॉइड के टकराते ही अपना सब कुछ खो चुके थे, और डायनासोर का अंत ही इंसानों की उत्पत्ति का कारण बना। मगर सवाल ये है कि आखिर डायनासोर का अंत इंसानों की उत्पत्ति का कारण कैसे बन गया? वो भी जानेंगे, मगर उसके लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। ये तो सब जानते हैं कि डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक गोल्डन चांस था। दरअसल ये बिल्कुल वैसा ही मौका था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर को मिला था, क्योंकि डायनासोर के रहते तो उनकी कोई औकात ही नहीं थी। मैमल्स की बात की जाए तो ये वो स्पीशीज थी जो डायनासोर के टाइम से ही अस्तित्व में थी। ये आकार में इतने छोटे थे कि आज के चूहे से उनकी तुलना की जा सकती है। यानी मैमल्स की शुरुआत बिल्कुल छोटे जीवों के रूप में हुई, लेकिन इस जीव ने खुद को स्थिति में ढलकर रहना सीख लिया था। तभी तो जैसे ही एस्टेरॉइड धरती से टकराया, ये बच गए। हालांकि इस महाविनाश के सिलसिले में इन्होंने अपनी कई प्रजातियों को खो दिया, मगर इसके बावजूद ये अपनी कुछ स्पीशीज को बचाने में सक्सेसफुल रहे। पता है कैसे? दरअसल इन्हें अपने छोटे साइज का फायदा मिला, और इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए ये पहुंच गए जमीन के नीचे। जबकि जहां एक और सरफेस पर मौजूद जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ का वातावरण बन गया था, मगर वहीं दूसरी ओर जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत तो मिली ही, साथ ही ये हर तरह के खाने को खाकर जीने में भी सक्सेसफुल हो गए। अब ये छोटे कीड़े और चींटियों को अपना शिकार बनाने लगे, जिससे इन्हें सरफेस पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। अगर बात करें धरती के सरफेस की, तो यहाँ लगातार वातावरण में बदलाव हो रहा था, जो बचे हुए जीवों को भी धीरे धीरे मार रहा था। पता है क्यों? क्योंकि एस्टेरॉइड के टकराने से एक बार में ही विनाश नहीं हो गया था, बल्कि 10% प्रजातियां बच गई थीं, जो टकराहट से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल का शिकार बन गईं। अब धूल के बादलों ने धरती के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही सतह पर बहुत हीट थी, जिससे जानवर और पेड़ पौधे तक मारे जा रहे थे। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी, बल्कि हजारों साल तक ये सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। यानी कि इससे प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। ये तो आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जिंदा रहते हैं, लेकिन जब धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो वो फोटोसिंथेसिस ही आखिर कैसे कर पाएंगे? रोशनी ना मिलने के कारण सब कुछ तबाह होने लगा। अब एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर की आबादी धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी, और केवल 5% जानवर बचे थे, जो ज्यादातर मैमल्स फैमिली से बिलोंग करते थे। वो भी धरती के अंदर थे। ऐसे ही टाइम गुजरा और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। धीरे धीरे धरती पर गर्मी का प्रभाव भी थमने लगा, और वातावरण के सामान्य होने के बाद धूल के बादल भी छटने लगे। इससे धरती पर एक बार फिर वातावरण सामान्य होने लगा। धरती का इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फॉर्म में आने लगा, और फिर सामने आए धरती के गर्भ में जा चुके मैमल्स की प्रजातियों ने इवॉल्व होना शुरू किया। इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया, और इसी प्रक्रिया में जन्म लिया प्राइमेट्स ने। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये प्राइमेट्स आज के बंदरों जैसे नहीं थे। इनकी सारी बनावट आज से काफी अलग थी। उनके फेस पर आंखें सामने की ओर थीं और शरीर छोटा था। हालांकि ये प्राइमेट्स ज्यादा टाइम तक एक जैसे नहीं रहे। इस पीरियड में प्राइमेट्स के शरीर में एक इवोल्यूशन हुआ, जिससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया, और धीरे धीरे ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। वैसे ये बदलाव केवल प्राइमेट्स में नहीं, बल्कि वातावरण में भी हो रहा था। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। धरती का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये वही दौर था जब टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल होनी शुरू हो गई थी, और फिर 2 बड़े महाद्वीप खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए, और इसी में से एक था हमारा भारत।
भारत अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंच गया। हालांकि ये कुछ साल या महीनों की बात नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल का टाइम था। जब टेक्टोनिक प्लेट एशिया से टकराई तो फिर बना हमारा हिमालय। जी हाँ, वही हिमालय जिसकी वजह से आज भारत भारत है, ना कि एक कोल्ड डेजर्ट। हिमालयन रेंज के निर्माण से भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन बदल गई, साथ ही मौसम में भी भारी बदलाव आया। इसी समय दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ, जिससे भारत में बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हुआ। ये वो दौर था जब धरती के हर एक द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, मगर दूसरी तरफ इवोल्यूशन की दौड़ चल रही थी, जिसमें जानवर अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और ग्रासलैंड बनते जा रहे थे। इसके कारण जंगलों में रहने वाले जीव भी घास के मैदान में रहने के लिए एडॉप्ट होते जा रहे थे। ये वही दौर था जब लगातार नई नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। ये प्रजातियां ऐसी थीं जो ग्रासलैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही थीं। वैसे पुराने मैमल्स भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं रखते थे, लेकिन अब जो मैमल्स विकसित हो रहे थे वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत विकसित कर चुके थे। वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो चुके थे। यानी कि अब इन मैमल्स की वही स्थिति हो चुकी थी जो कभी डायनासोर की हुआ करती थी। समय चलता रहा और फिर हमारी धरती उस स्वरूप में आ गई जैसी आज हमें दिखाई देती है। लेकिन फिर भी ये आज जैसी नहीं थी, क्योंकि धरती पर राज करने वाला मनुष्य अभी तक नहीं आया था। जी हाँ, अभी तक भी धरती से एक प्रजाति गायब थी, और ये वही प्रजाति थी जो आने वाले भविष्य में धरती के इतिहास को बदलने वाली थी, यानी कि इंसानों की। 40 लाख साल पहले धरती पर एक बार फिर बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज बनी, जिसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना गया। ये केवल एक जियोग्राफिक कंस्ट्रक्शन नहीं था, इससे केवल जियोग्राफिक वेरिएशंस नहीं आए, बल्कि मौसमी हवा भी बदल गई। वहाँ मौजूद जंगलों में हवा का प्रवाह कम हो गया और नमी की कमी से जंगल सूखने लगे। साथ ही यहाँ बारिश भी नहीं हुई, जिससे अफ्रीका काफी ड्राई हो गया। मगर वहाँ मौजूद जानवरों ने हार नहीं मानी। बाकी एनिमल के साथ अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे पायरोलैपिथेकस। ये वही बंदर थे जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। दरअसल पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए आगे हाथों का सहारा लेते थे। धीरे धीरे ये 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे, लेकिन केवल पेड़ों पर। अभी तक जमीन पर चलने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। क्लाइमेट चेंज के कारण ये भी प्रभावित हुए और पेड़ से जमीन पर आ गए। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई और कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हुई। इनके आने वाले वंशजों ने खुद को विस्तार के लिए जमीन का रुख अपनाया। पहले वो भोजन और नए घर की तलाश में धरती पर आए थे। भोजन की तलाश में अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए थे, लेकिन उनके हाथ अभी भी काफी लंबे थे। पेड़ों पर झूलने की वजह से उनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह रह गया था। लेकिन हजारों साल तक विकास से गुजरने के बावजूद उनकी शारीरिक रचना में काफी कुछ बदलाव आने लगा। अब ये अच्छे से 2 पैरों पर चलने लगे थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव करते थे। विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे के साथ साथ उनकी खोपड़ी की बनावट में भी बदलाव होता गया। पहले जो सिर आकार में छोटा हुआ करता था, वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ही उन्होंने ये समझा कि बुद्धि को किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए यूज किया जा सकता है। और ये इनकी बुद्धि का ही कमाल था कि इन्होंने पत्थर को सबसे पहले हथियार के रूप में यूज करना सीखा। जल्द ही इन्हें समझ आ गया कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हथियार का इस्तेमाल करने से उनके हाथों की उंगली और अंगूठे को भी मजबूती मिलना शुरू हो गई। होमो इरेक्टस वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने समय का ध्यान रखना शुरू किया था। साथ ही उन्होंने सबसे पहले आग की खोज की थी। आग की खोज ने मानव के भविष्य को भी बदल कर रख दिया था, क्योंकि मानव इतिहास में आगे की कई सबसे बड़ी खोजें आग के इस्तेमाल से ही संभव हो पाई थी। होमो इरेक्टस जल्द ही मांस को पकाकर खाना सीख गए। आग में केवल हमारे पूर्वजों को ठंड से सुरक्षा ही नहीं मिली, बल्कि दिमाग के इस्तेमाल के लिए उन्हें इंसेंटिव भी मिला।
क्योंकि आग के इस्तेमाल से भोजन को पकाने में लगने वाली ऊर्जा की खपत कम हो गई और वो अपनी सोच और बुद्धि के विकास के लिए उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से आगे आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा हुईं। बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गए। उनकी आवाज की नली भी अलग तरह से विकसित हो गई, जिसकी वजह से अब वो अलग तरह की आवाज निकाल सकते थे और अपने लोगों के साथ संचार कर सकते थे। आवाज विकसित करने के बाद इंसान समूह में रहना सीखने लगे। इंसान आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे। धीरे धीरे इंसानों ने अपने लिए समाज, घर और नगर का निर्माण करना शुरू कर दिया। वैसे तो इंसान आज अपने विकसित रूप में आ चुका है, लेकिन इवोल्यूशन अब भी जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है और उसका विकास लगातार जारी है। तो ये थी कहानी बंदरों से इंसान बनने की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।